Namaste. Welcome to Yogiva Talks, your health and wellness partner. जहां हम आपके हेल्थ, हार्मोन्स और होलिस्टिक वेलबीइंग से जुड़ी बातों को एकदम सरल, समझने वाली और केयरिंग तरीके से एक्सप्लोर करते हैं। अगर आप अपने हेल्थ को नेचुरली बैलेंस करना चाहती हैं, तो आज की ये बातचीत खास आपके लिए है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो आजकल बहुत कॉमन हो गया है, पीसीओएस, और समझेंगे कि आखिर ये इतना बढ़ क्यों रहा है। और इस बातचीत को और भी इंसाइटफुल बनाने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं दो खास मेहमान, जो आपको इस विषय पर पूरी, सही और समझने वाली जानकारी देंगे, एकदम जेंटल और प्रैक्टिकल तरीके से। जब हम किसी मेडिकल डायग्नोसिस की बात करते हैं तो हम एक तरह की सटीकता की उम्मीद करते हैं। हाँ, बिल्कुल। एक क्लैरिटी चाहिए होती है हमें। सही कहा। मतलब बिल्कुल इंजीनियरिंग की तरह, जैसे जैसे अगर हड्डी टूट गई है तो एक्सरे में एक सफेद टेढ़ी लाइन दिख जाती है हाँ, एकदम। और डॉक्टर बस उंगली रखकर बता देता है कि देखिए समस्या यहाँ है। ये बहुत स्पष्ट होता है। हम इंसान है ना, हमें चीजें ब्लैक एंड व्हाइट में देखने की आदत होती है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। मतलब या तो हड्डी टूटी है या फिर नहीं टूटी है। हाँ, कोई बीच का रास्ता नहीं। एकदम। या तो कोई इन्फेक्शन है शरीर में या नहीं है। ये जो स्पष्टता है ना, ये हमें एक अजीब सी तसल्ली देती है। क्योंकि तब हमें पता होता है कि दुश्मन कौन है। हाँ, और उसे कैसे ठीक करना है ये भी साफ हो जाता है। लेकिन जब हम महिलाओं के स्वास्थ्य की बात करते हैं, हार्मोनल संतुलन और विशेष रूप से मेरा मतलब है पीसीओएस यानी पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम की दुनिया में कदम रखते हैं, तो अचानक वो एक्सरे मशीन काम करना बंद कर देती है। हाँ, वो ब्लैक एंड व्हाइट वाला फॉर्मूला यहाँ फेल हो जाता है। बिल्कुल फेल हो जाता है। हम एक ऐसे डायग्नोस्टिक परिदृश्य को देख रहे होते हैं जो ईमानदारी से कहूं तो बहुत ही धुंधला और उलझा हुआ है। कोई एक कीटाणु नहीं है जिसे मारा जा सके। सही कहा। कोई एक टूटी हड्डी नहीं है जिसे बस प्लास्टर लगाया जा सके और बात खत्म। और शायद यही वजह है कि पीसीओएस को लेकर लोगों में इतना ज्यादा भ्रम है। मतलब ये कोई एक बीमारी नहीं है, ये असल में एक सिंड्रोम है। एक सिंड्रोम मतलब लक्षणों का समूह। हाँ, बिल्कुल। सिंड्रोम का मतलब ही होता है लक्षणों का एक पूरा गुच्छा। और सबसे मजेदार बात यह कह लें, सबसे चुनौतीपूर्ण बात यह है कि हर महिला में ये बिल्कुल अलग तरह से सामने आता है। ये तो है। तो चलिए आज की इस विस्तृत चर्चा में हम इसी उलझे हुए जाल को सुलझाने की कोशिश करते हैं। ये बहुत जरूरी भी है। हाँ, तो हमारा उद्देश्य ये है कि बिना किसी भारी भरकम मेडिकल जार्गन में खोए हम ये समझें कि आखिर क्यों आजकल इतनी अधिक संख्या में महिलाएं हार्मोनल असंतुलन का शिकार हो रही हैं। एकदम सही। और इसके मूल कारणों को समझना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और इससे भी ज्यादा दिलचस्प बात जो हम आज डिकोड करेंगे वो ये है कि कैसे जिम में घंटों पसीना बहाने के बजाय योग जैसी जेंटल या सौम्य प्रक्रियाएं असल में हार्मोन्स को ठीक करने का सबसे बड़ा हथियार बन सकती हैं। मैं कहूंगा कि ये आज के समय का बहुत ही प्रासंगिक विषय है, क्योंकि जब भी पीसीओएस की बात आती है ना, तो लोग सीधे लक्षणों को दबाने की कोशिश में लग जाते हैं। मतलब बैंडेड लगाने वाली बात हो गई। हाँ, बिल्कुल वही। जैसे कि चेहरे पर पिंपल्स आए तो कोई महंगी क्रीम लगा ली, या फिर पीरियड्स रेगुलर करने के लिए बस गोलियां खा ली। ऊपर ऊपर से ठीक कर लिया। बेसिक से शुरू करते हैं। मैं सोच रही थी कि जब कोई कहता है कि उसे पीसीओएस है, तो असल में उस वक्त उसके शरीर के अंदर चल क्या रहा होता है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। क्योंकि देखिए, पीरियड्स मिस होना, स्किन खराब होना, अनचाहे बाल आना या फिर अचानक से वजन बढ़ना, ये सब तो बाहरी लक्षण है। लेकिन अंदर क्या टूट रहा है? अंदर असल में जो टूट रहा है वो है आपके हार्मोन्स का आपसी तालमेल, उनका बैलेंस। और इस तालमेल को तोड़ने वाला जो सबसे पहला और कह सकते हैं सबसे बड़ा ट्रिगर है, वो है तनाव, यानी स्ट्रेस। सिर्फ स्ट्रेस? हाँ, स्ट्रेस। आज की इस तेज तरार दुनिया में हम तनाव को सिर्फ एक खराब मूड या बस दिमाग की उपज मान लेते हैं, लेकिन आपके शरीर के लिए तनाव एक बहुत ही वास्तविक केमिकल प्रतिक्रिया है। मतलब शरीर उसे किसी खतरे की तरह देखता है। अगर हम इसे एक रूपक के जरिए समझने की कोशिश करें, तो सोचिए कि हमारा शरीर एक बहुत बड़े और सुंदर संगीत ऑर्केस्ट्रा की तरह है। अच्छा, ये एनालॉजी दिलचस्प है ना? इस ऑर्केस्ट्रा में हमारे अलग-अलग हार्मोन्स वाद्यंत्र हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं। जब सब सुर में होते हैं तो एक बेहतरीन सिम्फनी बजती है शरीर में। बिल्कुल। लेकिन अगर ये जो तनाव नाम का कंडक्टर है, अगर ये कंडक्टर ही पागल हो जाए, वो अपने हाथ बेतरतीब ढंग से हिलाने लगे, तो पूरी सिम्फनी ही बेसुरी हो जाएगी। हाँ, एकदम।
कोई वाद्यंत्र बहुत तेज बजने लगेगा और कोई बिल्कुल शांत हो जाएगा। ये एनालॉजी बहुत सटीक है। मतलब शरीर में बिल्कुल यही होता है। लेकिन चलिए इस सिम्फनी के बेसुरे होने के पीछे की जो साइंस है ना, उसे थोड़ा करीब से देखते हैं। हाँ, प्लीज समझाइए। तो जब हम लगातार तनाव में होते हैं, चाहे वो ऑफिस के काम का प्रेशर हो, ट्रैफिक का गुस्सा हो या कोई पुराना इमोशनल ट्रॉमा हो, तो हमारा शरीर फाइट और फ्लाइट मोड में चला जाता है। मतलब लड़ो या भागो। सर्वाइवल मोड। एकदम। दिमाग को लगता है कि हमारे पीछे कोई शेर पड़ा है और हमारी जान खतरे में है। बाप रे। हाँ, और ऐसे में क्या होता है, हमारी एड्रीनल ग्लैंड्स कॉर्टिसोल नाम का एक स्ट्रेस हार्मोन बहुत तेजी से रिलीज करने लगती हैं। तो मतलब शरीर पूरी तरह से सर्वाइवल के लिए तैयार हो गया। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि इसका हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी प्रजनन प्रणाली से सीधा क्या लेना देना है। यहीं पर सबसे दिलचस्प मैकेनिज्म काम करता है शरीर का। इसे मेडिकल भाषा में हम कभी-कभी प्रेग्नेनोलोन स्टील कहते हैं। प्रेग्नेनोलोन स्टील, ये क्या होता है? मैं आसान भाषा में समझाता हूँ। इसे ऐसे समझिए कि शरीर में एक रॉ मटेरियल होता है जिसे प्रेग्नेनोलोन कहते हैं। अब ये एक कच्चा माल है। ठीक है। इसी रॉ मटेरियल से आपकी स्ट्रेस हार्मोन यानी कॉर्टिसोल भी बनते हैं और इसी सेम कच्चे माल से आपके रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स जैसे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन भी बनते हैं। ओ, मतलब फैक्ट्री का कच्चा माल एक ही है, लेकिन प्रोडक्ट दो बिल्कुल अलग-अलग बन सकते हैं। बिल्कुल। अब आप ही सोचिए, अगर शरीर को लग रहा है कि आपकी जान खतरे में है, पीछे शेर पड़ा है, तो क्या वो उस कीमती कच्चे माल का इस्तेमाल बच्चे पैदा करने वाले हार्मोन्स बनाने में करेगा? बिल्कुल नहीं। जान बचाना ज्यादा जरूरी है। एकदम सही। वो सारा का सारा कच्चा माल कॉर्टिसोल बनाने में झोंक देगा। शरीर अपनी प्रजनन प्रणाली को पूरी तरह से शट डाउन कर देता है, क्योंकि सर्वाइवल उसकी पहली प्राथमिकता है। ओह माय गॉड। हाँ, और यहीं से पीरियड्स का अनियमित होना शुरू होता है और धीरे-धीरे पीसीओएस की शुरुआत होती है। ये तो सच में एक आहा मोमेंट है। मतलब हमारा शरीर हमारे रोजमर्रा के मानसिक तनाव को एक शारीरिक इमरजेंसी मान रहा है और शाब्दिक रूप से उन हार्मोन्स को बनाने वाले कच्चे माल को चुराकर स्ट्रेस को दे रहा है। बिल्कुल। इसीलिए इसे स्टील कहते हैं, चोरी। लेकिन रुकिए, मेरे दिमाग में एक बात आ रही है। अगर दिन में काम के प्रेशर की वजह से हमारा कॉर्टिसोल बढ़ भी गया, तो रात में जब हम सोते हैं तब तो शरीर को पता चल जाना चाहिए ना कि भाई कोई शेर नहीं है आसपास। हाँ, लॉजिक तो यही कहता है। तो क्या रात में ये पूरा सिस्टम वापस रीसेट नहीं हो सकता? तार्किक रूप से बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। रात का समय हमारे शरीर का एक इनबिल्ट रीसेट बटन होता है। लेकिन यहीं पर आज की जो आधुनिक लाइफस्टाइल है ना, उसने सबसे बड़ा धोखा दिया है हमें। कैसे? हम सोते तो हैं ही रात में। सोते हैं, लेकिन हम रात को भी अपने शरीर को सच में शांत नहीं होने देते। देर रात तक जागना और सोने से ठीक पहले तक मोबाइल या लैपटॉप की स्क्रीन से चिपके रहना। गिल्टी, हम सब ये करते हैं। हाँ, और ये आदत हमारी सर्केडियन रिदम यानी जो इंटरनल बॉडी क्लॉक होती है, उसे पूरी तरह से हैक कर लेती है। मतलब वो जो स्क्रीन से ब्लू लाइट आती है, उसका असर। बिल्कुल वही। स्क्रीन से निकलने वाली वो नीली रोशनी हमारे दिमाग की पीनियल ग्लैंड को धोखा देती है। उसे लगता है कि अरे अभी भी बाहर सूरज निकला हुआ है। ओह, और इसके कारण शरीर मेलाटोनिन का उत्पादन रोक देता है। मेलाटोनिन। अक्सर लोग सोचते हैं कि मेलाटोनिन तो बस एक नींद लाने वाला हार्मोन है ना? यही तो सबसे बड़ी गलतफहमी है। मेलाटोनिन सिर्फ नींद नहीं लाता, वो दरअसल आपके शरीर में नाइट शिफ्ट में काम करने वाले रिपेयर क्रू का मैनेजर है। अच्छा। हाँ, ये शरीर को बताता है कि चलो अब दिन का तनाव खत्म हुआ, अब मरम्मत का काम शुरू करो, कोशिकाओं की सूजन कम करो और सारे हार्मोन्स को वापस बैलेंस में लाओ। लेकिन यहाँ मैं थोड़ा डेविल्स एडवोकेट बनना चाहूंगी। बिल्कुल, पूछिए। आजकल के हसल कल्चर को ही देख लीजिए। इंटरनेट पर इतने सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, बड़े बड़े सीईओ हैं जो बड़े गर्व से बताते हैं कि वे रात में सिर्फ 4 घंटे सोते हैं। हाँ, वो स्लीप इज फॉर द वीक वाला नैरेटिव। बिल्कुल वही, स्लीप इज फॉर द वीक। अगर ये कम सोना इतनी ही बड़ी सफलता की कुंजी है, तो क्या वे लोग अनजाने में अपने हार्मोनल बेसलाइन को हमेशा के लिए बर्बाद कर रहे हैं? बिना किसी शक के मैं तो कहूंगा कि नींद में कटौती करना कोई बैज ऑफ ऑनर नहीं है, ये असल में एक बायोलॉजिकल डिजास्टर है। सच में? 100%। देखिए, जब मेलाटोनिन ठीक से नहीं बनता और आपकी नींद पूरी नहीं होती, तो अगले दिन सुबह शरीर पहले से ही स्ट्रेस में उठता है। मतलब आराम मिला ही नहीं। हाँ, कॉर्टिसोल फिर से सुबह सुबह आसमान छूने लगता है
और इस लगातार बिना रुके वाले तनाव की वजह से शरीर के अंदर क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन पैदा हो जाता है। अंदरूनी सूजन? हाँ, क्रॉनिक सूजन। और ये सूजन महिलाओं की ओवरीज को बहुत ही बुरी तरह प्रभावित करती है। तो मतलब हम पहले ही थके हुए उठते हैं, शरीर अंदर से सूजन से भरा है, और फिर हम काम पर जाने के लिए सुबह सुबह क्या करते? हम कॉफी पीते हैं। हाँ, हम एक बहुत स्ट्रॉन्ग कॉफी पीते हैं, कोई मीठा सा स्नैक या डोनट खाते हैं और जाकर ऑफिस में अपनी डेस्क पर 8-10 घंटों के लिए बैठ जाते हैं। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि यहीं से शायद इस पूरी कहानी का तीसरा सबसे बड़ा विलन अपनी एंट्री लेता है, हमारी सेडेंट्री लाइफस्टाइल, यानी बैठे रहने की आदत और हमारी डाइट। एकदम सही पढ़ा आपने। नींद की कमी और ये लगातार तनाव हमें ऐसी स्थिति में ला खड़े करते हैं जहां हमारा शरीर शुगर की बहुत ज्यादा मांग करने लगता है। क्रेविंग्स होती हैं। हाँ, मीठा खाने की तलब। और जब हम रिफाइंड कार्ब्स या कोई प्रोसेस्ड फूड खाते हैं और ऊपर से दिन भर सिर्फ कुर्सी पर बैठे रहते हैं, तो शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा हो जाता है। ये शब्द बहुत सुनने में आता है आजकल। और ये बहुत खतरनाक भी है। आपको बता दूं कि पीसीओएस के 70 से 80% मामलों के पीछे इसी इंसुलिन रेजिस्टेंस का हाथ होता है। तो इस इंसुलिन रेजिस्टेंस को समझना बहुत जरूरी है सुनने वालों के लिए। अगर मैं इसे एक बहुत ही आम जिंदगी के उदाहरण से समझाऊं, हाँ प्लीज। तो सोचिए कि आपका शरीर एक गाड़ी है। ठीक है। आपने खाना खाया तो खून में शुगर आ गई, मतलब गाड़ी में पेट्रोल पूरी तरह भर गया। पेट्रोल आ गया। लेकिन इस पेट्रोल को इंजन तक, यानी हमारी कोशिकाओं या सेल्स तक पहुंचाने का काम एक पाइप करती है जिसे हम इंसुलिन कहते हैं। बिल्कुल। अब इंसुलिन रेजिस्टेंस में होता यह है कि वो पाइप ब्लॉक हो जाती है, तो ऊर्जा या पेट्रोल खून में तो है, लेकिन कोशिकाएं अंदर से भूखी हैं, इंजन स्टार्ट ही नहीं हो रहा। एकदम परफेक्ट एनालॉजी है ये। कोशिकाएं उस शुगर को अंदर आने से रोक देती हैं। पाइप ब्लॉक हो गई है। फिर शरीर क्या करता है? अब होता यह है कि जब शुगर सेल्स में नहीं जा पाती और बस खून में ही तैरती रहती हैं, तो हमारा पैंक्रियास घबरा जाता है। ओ, पैनिक मोड। हाँ, पैंक्रियास को लगता है कि शायद मैंने पर्याप्त इंसुलिन नहीं भेजा, इसी वजह से कोशिकाएं दरवाजा नहीं खोल रही। तो वो बौखलाकर और ज्यादा इंसुलिन पंप करना शुरू कर देता है खून में। मतलब खून में शुगर तो पहले से ज्यादा है ही, अब इंसुलिन का लेवल भी बहुत ज्यादा हो गया है। और यही सबसे खतरनाक मोड़ है इस बीमारी का। ये जो हाई इंसुलिन है ना, ये सीधे महिलाओं की ओवरीज पर असर डालता है। कैसे? बहुत ज्यादा इंसुलिन ओवरीज को एक गलत सिग्नल देता है कि वे टेस्टोस्टेरोन का उत्पादन बढ़ा दें। टेस्टोस्टेरोन मतलब पुरुष हार्मोन? हाँ, मेल हार्मोन। और जैसे ही शरीर में टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है, चेहरे पर पिंपल्स आने लगते हैं, अनचाहे बाल उगने लगते हैं और सिर के बाल झड़ने लगते हैं, जो कि पीसीओएस के सबसे आम लक्षण है। बिल्कुल। और सबसे बुरी बात, ओव्यूलेशन रुक जाता है और पीरियड्स गायब हो जाते हैं। ये एक पूरा का पूरा विशेष साइकिल बन जाता है जिससे निकलना मुश्किल लगता है। बाप रे, ये पूरा सीक्वेंस सुनकर तो ऐसा लगता है कि हम इंसान अपने ही शरीर के खिलाफ एक अनजाने युद्ध में हैं। दुर्भाग्य से ऐसा ही है। मतलब स्ट्रेस ने सबसे पहले सिस्टम हाईजैक किया, फिर नींद की कमी ने रात का रिपेयर रोक दिया, और फिर हमारी खराब डाइट ने इंसुलिन बढ़ाकर ओवरीज को कंफ्यूज कर दिया। एकदम सही समरी है ये। अब सोचिए, एक आम इंसान जिसे अभी पीसीओएस डायग्नोस हुआ है, वो घबराकर इंटरनेट पर जाता है और सर्च करता है हाउ टू फिक्स पीसीओएस। और इंटरनेट उसे क्या जवाब देता है, आप ही बताइए। इंटरनेट तो उन पर सलाहों की बमबारी कर देता है। अरे कैलोरी कम करो, दिन में 2 घंटे जिम में जाकर पसीना बहाओ, हैवी वेट्स उठाओ, HIIT वर्कआउट करो। हाँ बिल्कुल, यही सब सुनने को मिलता है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जो रिसर्च और डेटा हम इस डीप डाइव के लिए देख रहे हैं, वो कुछ और ही कहानी बयां कर रहा है। क्या कहानी? डेटा कहता है कि पीसीओएस को रिवर्स करने में योग जैसा एकदम धीमा और जेंटल तरीका उन कठोर और पसीना बहाने वाले जिम वर्कआउट से कहीं ज्यादा कारगर हो सकता है। सच कहूं तो ये बात पहली बार में सुनने में बहुत अटपटी लगती है। मैं समझ सकता हूँ कि अटपटी क्यों लगती है, क्योंकि बचपन से हमें हमेशा यही सिखाया गया है कि नो पेन नो गेन। बिल्कुल। हमें लगता है कि अगर हम जिम में बुरी तरह थक नहीं रहे हैं, हमारी सांस नहीं फूल रही है, तो वर्कआउट का कोई फायदा ही नहीं हो रहा। लेकिन पीसीओएस के मामले में ना, ये भारी भरकम वर्कआउट असल में बैकफायर कर सकता है, नुकसान कर सकता है। ऐसा क्यों? मतलब लॉजिकली तो कैलोरी तो हम बर्न कर ही रहे हैं ना जिम में, तो वजन तो कम होना चाहिए। कैलोरी बर्न कर रहे हैं आप, लेकिन किस कीमत पर? याद कीजिए, हमने अभी थोड़ी देर पहले कॉर्टिजोल और स्ट्रेस की बात की थी। हाँ, वो शेर वाला उदाहरण। बिल्कुल। अब देखिए, पीसीओएस वाली महिला का शरीर पहले से ही बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है, उसके कॉर्टिसोल लेवल्स पहले से हाई हैं। शरीर को लग रहा है कि वो लगातार खतरे में है।
अब अगर आप ऐसी हालत में जाकर 1 घंटे तक बहुत ही इंटेंस थका देने वाला HIIT वर्कआउट करते हैं, तो शरीर उसे कोई हेल्थी एक्सरसाइज नहीं मानता। ओ, तो वो उसे क्या मानता है? शरीर उसे एक और शेर का हमला मानता है। ओ माय गॉड, मतलब शरीर को लगता है कि पहले ही मैं इतने खतरे में था, अब ये इंसान भागदौड़ करके मेरी बची खुची ऊर्जा भी खत्म कर रहा है। बिल्कुल, आपने एकदम सही कहा। और इसके रिस्पॉन्स में घबराकर शरीर अपना डिफेंस मैकेनिज्म और कड़ा कर लेता है। तो वो वजन कम करने के बजाय उसे रोक लेता है। हाँ, वो फैट को और मजबूती से पकड़ कर रखता है, क्योंकि उसे लगता है कि कोई बहुत बड़ा अकाल पड़ने वाला है और उसे इस फैट की जरूरत पड़ेगी सर्वाइवल के लिए। ये तो पूरी तरह से उल्टा असर हो गया। एकदम उल्टा। कॉर्टिसोल और ज्यादा बढ़ जाता है, अंदर की सूजन बढ़ जाती है और आपके हार्मोन्स और ज्यादा बिगड़ जाते हैं उस इंटेंस वर्कआउट से। तो ये बात तो पूरी तरह से उस पुरानी धारणा को पलट देती है कि वजन घटाने के लिए या फिट होने के लिए खुद को टॉर्चर करना जरूरी है। बिल्कुल जरूरी नहीं है, कम से कम PCOS में तो बिल्कुल नहीं। और मुझे लगता है यहीं पर योग की भूमिका इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। जब हम योग करते हैं तो हम शरीर को क्या बता रहे होते हैं? देखिए, जब आप योग करते हैं ना, विशेष रूप से जब आप अपनी सांसों के साथ जुड़कर बहुत ही धीमी और नियंत्रित गति से स्ट्रेचिंग करते हैं, तो आप सीधे अपने पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, इसे हम रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड भी कहते हैं ना? हाँ बिल्कुल, लड़ो या भागो का एकदम उल्टा। आराम करो और पचाओ। गहरी सांसें शरीर को यह स्पष्ट सिग्नल देती हैं कि सुनो, तुम सुरक्षित हो, कोई शेर पीछे नहीं पड़ा है, हम बस आराम कर रहे हैं। वाओ, यानी ये जो माइंड बॉडी कनेक्शन की बात होती है वो सिर्फ कोई आध्यात्मिक या फिलोसॉफिकल बात नहीं है, बल्कि ये एक बायोलॉजिकल स्विच है। 100% बायोलॉजिकल स्विच है ये। जैसे ही शरीर को वो सुरक्षा का सिग्नल मिलता है, दिमाग तुरंत कॉर्टिसोल का स्तर नीचे गिराने लगता है। और जैसे ही कॉर्टिसोल नीचे आता है तो शरीर के अंदर का इन्फ्लेमेशन यानी सूजन कम होने लगती है। और सबसे बड़ा जादू तब होता है जब तनाव कम होने से शरीर की कोशिकाएं, वो जो पाइप ब्लॉक हो गई थी, वो इंसुलिन के प्रति ज्यादा सेंसिटिव हो जाती हैं। मतलब वो ब्लॉक हुई पाइप धीरे धीरे खुलने लगती है। हाँ, इंसुलिन फिर से अच्छे से काम करने लगता है। पैंक्रियास को फालतू का एक्स्ट्रा इंसुलिन पंप नहीं करना पड़ता। और जब खून में इंसुलिन नॉर्मल हो जाता है जी, तो ओवरीज को भी सही सिग्नल मिलता होगा। एकदम सही। ओवरीज वो एक्स्ट्रा टेस्टोस्टेरोन बनाना कम कर देती हैं और धीरे धीरे शरीर अपने प्राकृतिक लय में आता है। ओव्यूलेशन वापस शुरू हो जाता है और पीरियड्स रेगुलर होने लगते हैं। ये लाइन मुझे बहुत पसंद आई, हॉर्मोन्स का डीप टिश्यू मसाज। ये सच में बहुत शक्तिशाली बात है। यह जानना कि सिर्फ धीमी गहरी सांसें और सौम्य खिंचाव हमारे पूरे एंडोक्राइन सिस्टम को रीसेट कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन एक और प्रैक्टिकल चुनौती है यहाँ पर। जब कोई महिला पहले से ही थकी हुई है, तनावग्रस्त है और शायद अपने बढ़ते वजन से बहुत परेशान है, तो एक नया रूटीन शुरू करना उसके लिए किसी पहाड़ चढ़ने जैसा लग सकता है। ये बहुत ही जायज बात है। शुरुआत करना सबसे मुश्किल होता है। हाँ, लोग अक्सर मोटिवेट होकर 1 घंटे का इंटेंस योगा रूटीन शुरू कर देते हैं और फिर 3 दिन बाद थक कर छोड़ देते हैं। और यहीं पर सबसे बड़ी गलती होती है। मैं हमेशा एक बात पर जोर देता हूं कि कंसिस्टेंसी या निरंतरता हमेशा इंटेंसिटी को हरा देती है। मतलब रोज थोड़ा करना एक दिन बहुत ज्यादा करने से बेहतर है। 100%। आपको पहले दिन ही कोई परफेक्ट योगी या जिम्नास्ट बनने की जरूरत नहीं है। शुरुआत के लिए छोटे कदम ही सबसे ज्यादा प्रभावी होते हैं। जैसे कि क्या कदम? जैसे रोज सिर्फ 20 से 30 मिनट का योग, चाहे वो साधारण सा सूर्य नमस्कार ही क्यों ना हो या कोई बहुत जेंटल फ्लो, बस इतना काफी है। इसके साथ ही एक पक्का स्लीप रूटीन सेट करना, मतलब हर रात कोशिश करें कि एक ही समय पर सोएं, स्क्रीन्स बंद कर दें ताकि वो मैनेजर मेलेटोनिन अपना काम कर सके। और खाने के बारे में? डाइट में एकदम से सब कुछ छोड़ने के बजाय, जो कि बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है, बस सचेत रूप से माइंडफुल होकर खाने की आदत डालना। ये देखना कि आप क्या खा रहे हैं और क्यों खा रहे हैं। एक बात जो अक्सर देखी गई है ना, कि जब महिलाओं को PCOS डायग्नोज होता है या जब उनका वजन बेतहाशा बढ़ने लगता है, तो वे खुद से ही नफरत करने लगती हैं। ये बहुत दुखद है, लेकिन सच है। हाँ, वे खुद को आईने में देखकर बुरा फील करती हैं, अपनी ही बॉडी को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान लेती हैं। उन्हें लगता है शरीर उन्हें धोखा दे रहा है। ये एक बहुत ही संवेदनशील और महत्वपूर्ण बिंदु उठाया है आपने। सच कहूं तो आत्म करुणा या सेल्फ कंपैशन के बिना शारीरिक हीलिंग लगभग असंभव है।
ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप अपने ही शरीर से नफरत करते हैं, खुद पर गुस्सा करते हैं, तो आप अनजाने में ही और ज्यादा कॉर्टिसोल रिलीज कर रहे होते हैं। आपका अपना दिमाग ही आपके लिए वो काल्पनिक शेर बन जाता है जिससे शरीर डरता है। ओह, ये कितनी गहरी बात है। हमारा अपना दिमाग ही हमारे लिए खतरा बन जाता है। बिल्कुल। इसीलिए खुद के प्रति सौम्य होना सिर्फ शरीर से नहीं बल्कि मेंटली भी ये पीसीओएस रिकवरी का सबसे पहला और जरूरी कदम है। मतलब खुद को माफ करना सीखना होगा। हाँ, हीलिंग कोई स्ट्रेट लाइन नहीं है कि आज शुरू किया और कल ठीक हो गए। ये एक लंबी यात्रा है जिसमें बहुत धैर्य चाहिए। जब हम अपने शरीर के साथ प्यार और समझदारी से पेश आते हैं तो नर्वस सिस्टम अपने आप शांत होता है और शरीर भी हील करने में सहयोग करने लगता है। तो अगर हम आज की इस पूरी विस्तृत चर्चा के धागों को एक साथ पिरोएं तो कहानी एकदम साफ हो जाती है। हाँ बिल्कुल। पीसीओएस कोई रहस्यमयी श्राप नहीं है। ये हमारे शरीर का एक अलार्म बेल है जो हमें बता रहा है कि हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हैं। सही कहा। हमने इस चर्चा में देखा कि कैसे स्ट्रेस, नींद की कमी और बैठे रहने वाली लाइफस्टाइल मिलकर कॉर्टिसोल और इंसुलिन का एक ऐसा चक्रव्यूह बनाते हैं जो हमारी रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पूरी तरह रोक देता है। एकदम सही समझी है। और सबसे बड़ी बात, इस चक्रव्यूह को तोड़ने का जो हथियार है वो कोई भारी भरकम वर्कआउट या खुद को भूखा मारना नहीं है, बल्कि योग की सौम्यता और गहरी सांसें हैं जो शरीर को वापस सुरक्षा का एहसास कराती हैं। बिल्कुल। और ये समझना कि आपके पास इस स्थिति को सुधारने की शक्ति है, अपने आप में बहुत सी महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ी राहत है। दवाएं अपनी जगह काम करती हैं, लेकिन असल बदलाव आपकी रोजमर्रा की लाइफस्टाइल के छोटे छोटे फैसलों से ही आता है। बहुत खूब कहा आपने। आज की इस चर्चा ने यकीनन हार्मोन्स और तनाव के बीच के इस उलझे हुए रिश्ते को बहुत ही आसान और व्यावहारिक तरीके से हमारे सामने रखा है। मुझे भी इस बातचीत में बहुत मजा आया। लेकिन इस चर्चा को समाप्त करने से पहले मैं सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ना चाहती हूँ। हाँ जरूर। हमने इस पूरी बातचीत में बार बार देखा कि कैसे हमारा शरीर हमारे विचारों, हमारे तनाव और हमारे एहसास को फिजिकल हार्मोन्स में ट्रांसलेट कर रहा है। तो शायद विचार करने वाली बात यह है कि क्या भविष्य की स्वास्थ्य क्रांति इस बात पर निर्भर नहीं करेगी कि हम कौन सी नई जादुई गोली खोजते हैं, बल्कि इस बात पर निर्भर करेगी कि हम अपने ही नर्वस सिस्टम के साथ हर दिन कैसे संवाद करते हैं। ये बहुत ही गहरा सवाल है ना? जब आप अकेले में खुद से बात करते हैं, अपनी कमियों को कोसते हैं, या जब आप लगातार घबराहट में रहते हैं, तो क्या आपको लगता है कि आपका अपना शरीर आपके ही विचारों को छुपकर सुन रहा है और बिल्कुल उसी के अनुसार अपने हार्मोन्स बदल रहा है? ये सचमुच एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको गहराई से सोचने की जरूरत है। शरीर सच में हमारी हर बात सुनता है। बिल्कुल। और इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ हम आज की इस डीप डाइव को यहीं विराम देते हैं। अपने शरीर की सुनिए और कोशिश कीजिए कि वो आपकी सिर्फ अच्छी और प्यार भरी बातें ही सुने। इस पर जरूर विचार कीजिएगा।